ठो करेगा ना। तो हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक्स को बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस यानी कि प्रोसेस प्रक्रम। क्या हुआ? प्रोसेस यानी कि प्रक्रम किसी सिस्टम और उसके सराउंडिंग के निकालो इमेज सब होगा, वो सब इमेज से समझेंगे हम लोग। तो प्रोसेस प्रक्रम क्या होती है? सिस्टम समझते हो ना? सिस्टम एक सिस्टम वह है जिसको अध्ययन करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सिस्टम के चारों ओर जिस प्रकार का इन्वायरमेंट रहेगा उसे सराउंडिंग कहेंगे चारों ओर। तो किसी सिस्टम और उसके सराउंडिंग के रिलेशन को प्रोसेस कहेंगे। अभी पहले से होगा। किसी सिस्टम और उसके चारों बगल का जो वातावरण से संबंध रहेगा ना उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रोसेस कहेंगे। जैसे पहला प्रोसेस होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। इधर घसा कर बैठो। समतापी प्रक्रम नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस समतापी प्रक्रम। यह प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सिस्टम समझते हो ना? सिस्टम वह है जिसे तुम अध्ययन करने के लिए सिलेक्ट करोगे। जैसे ये रखा है, इसको सिलेक्ट कर ले, इसी के बारे में पढ़ना है। यही क्या हो गया मेरा? सिस्टम हो गया। इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है वो हो गया, इसके सराउंडिंग हो गया। समझ में आ गया ना? ये चीज़ हो गया। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होती है? टेम्परेचर क्या होगी? वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यानी कि टेम्परेचर चेंज इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब dt बराबर क्या होगा? यहाँ से 0 होगा। टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, dt का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। d जब भी लग गया तो कुछ चेंज को दिखा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, 0 हो गया। समझ में आ गया ना समता प्रोसेस? दूसरा प्रोसेस है आइसोथर्मल है। थर्मल मतलब होता है हीट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ऐसे तो याद रखो। समतापी हिंदी से आसानी रहेगा। तापी, ताप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ताप सिस्टम का नहीं बदलेगा, तो उसे हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे, समतापी प्रक्रम। उसके बाद है आइसोबारिक प्रोसेस। नहीं, ये लिखे हैं इसको समदाबी प्रक्रम। बस इसी पॉइंट को देना है ध्यान में। समदाबी प्रक्रम बोलो क्या रहेगा कांस्टेंट इसमें? दाब। जैसा नाम वैसा काम। तो वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम का दाब क्या रहेगा? कांस्टेंट। दाब मतलब प्रेशर। प्रेशर बराबर कांस्टेंट मतलब चेंज इन प्रेशर क्या होगा? यहाँ से 0। नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। जितना एक बार फिक्स कर दिया, मशीन से फिक्स कर दिया, घटाने घसकेगा। 3 नंबर में आइसो। ये छोटा छोटा फैक्ट्स हैं आगे टॉपिक को समझने के लिए। समझ में आ गया ना? आगे सबका यूज होगा तब पता चलेगा ये सब कहाँ काम देगा। आइसोकोरिक प्रोसेस PROCESS। सम आयतनिक प्रक्रम। वह सिस्टम का आयतनिक है तो वॉल्यूम क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट है। नाम से याद हो जाएगा सबको। नहीं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसमें? यानी कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं होगा, वॉल्यूम में 0। अब नेक्स्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस है ना, चक्रीय प्रक्रम। इसमें क्या होती है? वह जिसमें सिस्टम भिन्न भिन्न अवस्थाओं से गुजरकर मूल अवस्था को प्राप्त करते हैं। कोई अलग अवस्था में था, मान लो, समझ में गया ना? उस अवस्था से गुजर करके जो था वहाँ फिर पहुँच गया, तो उसको क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल चला के जाते घूर के फिर ठाम में चला आया। इसमें क्या है? अलग सॉलिड लिक्विड कुछ भी रहेगा, इस प्रकार से भिन्न भिन्न अवस्था से गुजर करके और फिर जिस अवस्था में था उसी में चला गया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, है ना। नेक्स्ट आएगी 5 नंबर में रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल
प्रोसेस उत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सेबल के बारे में पढ़ाएंगे। रिवर्सेबल रिएक्शन क्या होती है, एक चैप्टर ही है उस पर, इसके बाद वाला चैप्टर वही है। वहाँ रिवर्सेबल रिएक्शन पढ़ेंगे। जो रिएक्शन दोनों दिशा में होती है उसे कहा जाता है, पता होगा, जिसमें कुछ पढ़ा होगा इस बारे में, पढ़ा था ना, थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। हम लोग यहाँ चर्चा थोड़ा ज़्यादा करेंगे, जाएंगे तो आपको तब बताएंगे। अभी जान लो कि रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होती है। वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम मतलब बुझबे करते हो और सराउंडिंग मतलब भी बुझबे करते हो, दोनों क्या रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग, समझ में आ गया ना, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। साम्य अवस्था का मतलब होता है रेस्ट में, हलचल कुछ न, आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी क्या कहते हो, साम्य अवस्था, विरामावस्था जिसे कह सकते हो। तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रिवर्सेबल प्रोसेस कहेंगे। ये छोटा छोटा बात दो चार को था जो हम लोग सीखे, छोटा छोटा बात हम लोग बात करेंगे। फिर यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, इस सबका यूज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा अच्छा टॉपिक से। फिर देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जानवे करते हो क्या होता है, यहाँ कहाँ से टपक गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, चलो ये नहीं बताएंगे। एक्सोथर्मिक मैचिंग सब पढ़ा होगा, एंडोथर्मिक। छठा नंबर में प्रोसेस आएगा मिस्टेक से लिखा दिया होगा, लग तो रहा हमको, एडियाबेटिक प्रोसेस, फिर भी तो जानवे करते हो। उष्मा से प्रतिक्रिया क्या है, जिसमें उष्मा निकलती है, और उष्मा शोषी प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा सही है, तो कोई बात नहीं है। एडियाबेटिक प्रोसेस, जब डिप्लोमा करोगे भविष्य में तो वहाँ सब प्रोसेस आती है। वो बहुत हाई लेवल थोड़ा सा वहाँ के करते हैं हम लोग, समझ में ना, यहाँ से थोड़ा सा बात जानना है, जितना जानना है उतना बता देते हैं। रुदोष्म प्रक्रम, इसलिए तो इंटर जाता करके तो थोड़ा सा कम दिक्कत होता है, मैट्रिक लगता है मुझे दिक्कत होता है, क्योंकि वो टॉपिक सो फिर नाम भी नहीं सुना है। इंडिकेशन रिएक्शन क्या होता है, बुखार लग जाता है, नहीं सीटा भर भर के सूत रहेगा। कई बार मैट्रिक में तो आराम से पास किया, मगर बेचारा फिर रख के वहाँ तो 1000-2000 सूते का कोई महीने नहीं है ऐसे के बाद में, तो वहाँ बेचारा हालत ख़राब हो जाता है। निकलता नहीं सर? हाँ मैट्रिक वाला का निकलता है, 60 गो में 12-15 गो मैट्रिक वाला ही रहता है। 60 गो लड़का एक ब्रांच में रहता है नहीं कॉलेज में, मैक्सिमम रहेगा 15 गो मैट्रिक लड़का पास। उसके बाद रखो आधा आधी उधर कितना बच गया, 45 बच गया ना, उधर 20 से 25 लड़का रहेगा इंटर पास, ये हो गया 10th, ये हो गया 12th कर करके। और उधर जो बच गया ना, कितना बच गया लड़का, 20 10 30 5 35 लगभग 40 को पूर गया ना, 20 को बचा उधर। तो उधर अब 20 को रहेगा किससे, ऑनर्स करके आएगा, समझ जाएगा ना, ऑनर्स कर लेता है तब पर भी, तब समझ में आएगा ना। एक 2-4 गो में पीजी उजी वाला भी रह जाता है कभी कल। वो 10वां में हमारा कुछ हो नहीं, उसको तो और मैट्रिक वाला उठा टक देता है, क्योंकि मैट्रिक वाला रटना का आदत बनल है ना। हाँ उसको देश सुकुमार हो गया, रटने का मन नहीं करेगा, जाएंगे कॉलेज नहीं हो जाएंगे। आई तो नया खून रहेगा, दौड़ेगा कड़ा से, पूरा मेहनत करेगा, थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाता है। इंटर जाने के बाद आदमी सिथिर पड़ जाता है, मेहनत करना नहीं चाहता है, दिल सा आ जाता है। और मैट्रिक पास करके आते यंग बोल रहता है, पकड़ के तोड़ फाड़ देता है, जो निकलता है उसी का थोड़ा जो पढ़ने वाला हो। और उसमें कुछ बौका भी रहेगा, जो कि 20-22 को बौका छट जाता है, 6 में देते का है, घूस दे के पास किया है वो, किसी बैठवाया है सीट पर, 40-50 टका दे के निकलवा दिया, कॉलेज में मेकअप कर लिया, समझ फिर कहेगा दूसरे को, किसी तरीका से जुगाड़ उगाड़ लग जाते मैं पास कर जाऊँ। वो रह जाते हैं 6 तक में, पीछे रह जाएगा, क्योंकि 5 गो दरवाज़ा पास, 6 गो दरवाज़ा पास करना पड़ता है ना, सब दरवाज़ा पर तो घुसने काम करेगा ना, 3 साल लग, कोई दिक्कत, 6 गो दरवाज़ा पास करना है तब स्वर्ग प्राप्ति होगा, नहीं है। हाँ और उसके बाद भी फिर जनरल में पढ़ना पड़ेगा, अब फिर से पर होता है एक बार, कोई दिक्कत, तब ना मुहर मारेगा, सरकारी मुहर बना लो अपने से, सबको मार देना फ्री में। चलो एडियाबेटिक प्रोसेस, चलो वो सब बात। रुदोष्म प्रक्रम क्या होती है, वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम ना तो उष्मा का उत्सर्जन करता है और ना ही उष्मा क्या करेगा,
अवशोषण करेगा, ना उष्मा लेगा ना उष्मा देगा। देगा। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? एडियाबेटिक प्रोसेस। बोलेंगे चेंज इन हीट बराबर 0 है, ना लेगा ना देगा। लेकिन हीट को क्यों से दिखाते हो, समझ में आ गया ना? ये कुछ फैक्ट डिस्कस किया अलाय बलाय। चलो अगला पेज लाओ, थोड़ा 2-4 बात इसमें जानना है, जो बोले भाई रखना है। एग्जाम तक एग्जाम में सब क्वेश्चन आएगा। तो हटाओ इसको, सिलेबस में है, अकेडमिक कोर्स में कर लो। कंपटीशन में बात कर रहे हैं, जरा SSC लेवल का, इंटर लेवल तक कंपटीशन में बात करते हैं, उसमें नहीं आएगा सब टॉपिक्स। स्टेट फंक्शन देखो, टॉपिक पहले वाला वही। स्टेट फंक्शन, फिर थोड़ा सा उधर आएगा कम, आगे टॉपिक में बताएंगे तो वहाँ काम देगा, जो आएगा हम बता देंगे, ये काम नहीं देगा, मत पढ़ना इसको। बाद में एग्जाम को भी देना जाएगा तो टॉपिक से मत देखना। स्टेट फंक्शन, अवस्था फलन, क्योंकि जानकारी होना चाहिए तुमको, नहीं? ताकि उस चीज़ को अभी से मजबूत कर लेगो तो आगे जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा उतना पढ़ने में। कम मेहनत थोड़ा सा करना, भटकना कम पहले भटकना पड़ेगा, मेहनत तो अधिक करना पड़ेगा। स्टेट फंक्शन क्या होती है? अवस्था फलन। उसको देखो, किसी सिस्टम का वह गुण जो उसके अवस्था पर निर्भर करेगा। सिस्टम का वह गुण जो उसके किस पर करेगा निर्भर? अवस्था पर। इसे कहते हैं युवावस्था। आदमी एक ही है, युवावस्था है, बाल्यावस्था है, बुढ़ा, उसका गुण किस पर करेगा निर्भर? अवस्था पर करता है ना। युवावस्था में कुछ और ही है, बुढ़ावस्था में कुछ और ही है ना? उसी प्रकार से सिस्टम का गुण निर्भर करेगा उसके अवस्था पर। दूध है तो किस अवस्था में, दही के रूप में है कि मिठाई के रूप में है, किसके रूप में है, तो उस पर निर्भर करेगा ना उसका गुण। दही के रूप में खट्टा लगेगा, दूध के रूप में मीठा लगेगा, जो भी अपना है। तो सिस्टम का वह गुण जो उसके अवस्था पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? अवस्था फलन कहते हैं। समझ जाएंगे ना? ये बात हो गया। जैसे कि हम लोग बात करेंगे तो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी। आगे जाओगे ना इस समझ में आगे आएगा कि इंटरनल एनर्जी मतलब समझ जाएगा अभी, जो अंदर वाला एनर्जी तुम्हारे पास है, इंटरनल एनर्जी वही होगा, आंतरिक ऊर्जा। इंथैल्पी नहीं आएगा समझ में, इंट्रोपी आगे समझना है, आगे टॉपिक सी पढ़ना उसको, इसीलिए भी बताएंगे भी पता नहीं चलेगा। इंथैल्पी होती है नहीं, ये सब क्या है? अवस्था फलन है। चलो ETC करो, आगे बढ़ो। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है देखो, छोटा प्रॉपर्टी जानना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्तीर्ण गुण, किसी सिस्टम का वह गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ के परिमाण पर निर्भर करता है। किस पर करेगा निर्भर? पदार्थ के परिमाण पर करेगा निर्भर सिस्टम का गुण। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे देख लो मास, 1 किलो मास है, ज़्यादा कम लगेगा भारी, और वही 10 किलो मास रहेगा तो ज़्यादा लगेगा भारी। तो मैग्नीट्यूड पर क्या निर्भर? परिमाण पर, क्या ना? तो सिस्टम का वह गुण जो उसके परिमाण निर्भर करता है उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंग्लिश से रखो याद। जैसे हीट कैपेसिटी देखो, उष्माधारिता कहते हो, इंथैल्पी कहते हो, इंट्रोपी कहते हो, ये सब कौन प्रॉपर्टी हो गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, समझ लगे ना? जितना अधिक रहेगा उसके अनुसार उसका गुण उस पर निर्भर करेगा, नहीं? और इसी प्रकार से भी है, हीट कैपेसिटी हो गया, उष्माधारिता कहते हो, हीट कैपेसिटी। चलो ETC मारो यार, बाकी बात। उसके बाद ये तो एक्सटेंसिव हो गया। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गहन गुण क्या होती है? किसी सिस्टम का वह गुण जो उसमें उपस्थित पदार्थ के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर करता था? पदार्थ के परिमाण पर, मैग्नीट्यूड पर कितना है, यह उस पर गुण निर्भर नहीं करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे देखो अपवर्तनांक, बताओ क्या होता है? इसमें पढ़ा है बहुत, बोलो पवन कुमार। अपवर्तनांक जो जानते वही कहो ना। विस्कोसिटी, द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अरे कहो अपवर्तनांक क्या होती है? अपवर्तनांक मतलब होता है प्रकाश को मोड़ने की क्षमता। जो माध्यम प्रकाश जितना अधिक मोड़ पाएगा उसका अपवर्तनांक उतना ही क्या होगा?
अधिक होगा। जैसे प्रकाश जब जाएगी विरल से सघन, प्रकाश मुड़ जाती है ना, किधर मुड़ेगा बात की बात है, मुड़ती है ना, या सघन जगह विरल मुड़ती है ना, क्योंकि अलग अलग माध्यम प्रकाश चल क्या होती है, अलग अलग होती है। इसी कारण से अलग अलग होगा, तो जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रकाश ट्रेवल करती है तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा। जिस पाथ पे चल रहा था उसमें से थोड़ा सा इधर लेफ्ट अभिलंब की तरफ या उससे दूर भागेगा। उसको तो कंडीशन मैचिंग पढ़ा होगा, सब कंडीशन हम लोग उसको डिस्कशन नहीं करेंगे, हमको नहीं पढ़ना है। तो अपवर्तनांक ऐसा नहीं है कि जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसे कहेंगे जो पदार्थ के में उपस्थित परिमाण पर निर्भर नहीं करेगा, जो पदार्थ में उपस्थित परिमाण निर्भर नहीं करेगा कितना है। ऐसा थोड़े है। अब मान लो जैसे सरफेस टेंशन विस्कोसिटी द्रव्यमान हो गया, पानी ले लो 10 लीटर पानी ले लो, गंगा नदी ले लो पूरा, गंगा नदी का पानी लिया एक बाल्टी में और उसी का पानी लिया अलग मीडियम में, तो उसका जो प्रॉपर्टी है ना 10 लीटर वाला पानी जो प्रॉपर्टी है वही रहेगा गंगा नदी के पानी का प्रॉपर्टी, क्योंकि उसी के धरे हो ना इसमें, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। ऐसा नहीं है कि 2 लीटर पानी लेंगे तो उसका गुण अलग होगा, वो ज़्यादा लगेगा मीठा, 1 लीटर पानी लगेगा तो कम लगेगा मीठा, ऐसा होता है? नहीं होगा ना। पदार्थ के परिमाण पर निर्भर नहीं किया ना गुण उसका। ऐसा थोड़े है 1 लीटर पानी गर्म करेंगे तो वो गर्म भाप बन के वाष्प होगा, मान लो 85 डिग्री सेल्सियस पर, 1 कुंटल लेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। ऐसा गुण तो नहीं है। सब 100 पर ही पानी का होता है, जो भी अपना है जानबे करते होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होती है, भाप बन करती है, उतना ही पर होगा, चाहे तो पानी कम लो कि पानी ज़्यादा लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ में आएगा ना। तो ये मतलब क्या होगा, ये पदार्थ के क्वांटिटी पर निर्भर नहीं किया, पदार्थ के निर्भर नहीं किया ना कितना क्वांटिटी है, उस पर निर्भर थोड़े किया। 10 किलो पानी लगेगा तो मीठा लगेगा, 1 किलो लगेगा नहीं लगेगा मीठा, कोई दिक्कत समझने में, वो चीज़ हो गया। जैसे अब कुछ एग्जाम्पल दिए, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, ये सब निर्भर नहीं करता है। 1 किलो मध लेगा तो उसकी कितना विस्कोसिटी होगा, 1 कुंटल लेगा तो विस्कोसिटी कितना होगा, ऐसे 1 कुंटल लेंगे तो विस्कोसिटी नहीं चेंज। समझ में आ गया। पदार्थ के परिमाण में निर्भर करेगा तो ये हो जाएगा, अब परिमाण निर्भर नहीं करेगा तो ये होगा। दोनों का एग्जाम्पल तुम्हारे सामने में है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। उष्माताप क्या होती है, किसी वस्तु की उष्मीय अवस्था को, जब गर्म रहेगा ना एक अवस्था होती है उसे बोलेंगे, तो उसी को क्या कहते हो, ताप, टेम्परेचर कहते हो। हीट क्या होती है, देखो हीट यानी कि उष्मा नहीं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को उष्मा कहते हैं। निकालो पिक्चर होगा, खोलो उसको जल्दी से। सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम बुझते हो ना। जैसे देखो ये क्या है, ओपन सिस्टम है, जो भी कोनो सिस्टम है ना, तो ये हो गया सिस्टम। ये क्या है, सिस्टम है ना, सिस्टम चारों बगल के, या क्या हो गया, सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होने वाले ऊर्जा के प्रवाह को, तुमको पता है 3 प्रकार सिस्टम बताए। एनर्जी देखो ये क्लोज सिस्टम जैसे है, एनर्जी बाहर भी करेगा, एनर्जी बाहर भी निकलेगा नहीं, तो जो भी सिस्टम है हम लोग का पढ़े हैं, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच होने वाले ऊर्जा का फ्लो जो होगा, किसके बीच में, सिस्टम और दोनों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होगा, आदान प्रदान होगा, चाहे जिधर से भी आए कि जाए, उसी को क्या कहते हो, उष्मा कहेंगे। समझ में आ गया ना। जैसे कहते हो सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे तुम लोग घूरा तापा होगा कभी बैठ करके, तुमको ठंडा लगता है ना, पहले वहाँ जाते हो तो गर्मी लगता है ना, तो सिस्टम है, बाहर से हीट तुम्हारे अंदर क्या हुआ है, प्रवेश कर गया है। या ठंडा मौसम रहेगा मान लो, या गर्मी का मौसम है, कुछ भी है, हमको गर्मी लग रहा है, इसका मतलब हमारे शरीर टेम्परेचर थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है, किसके टेम्परेचर से, वातावरण टेम्परेचर से। नहीं होता इस प्रकार से, यानी कि हमारे शरीर में ऐसी टेम्परेचर जाता है वातावरण में, कभी ऐसा समय आती है वातावरण से हम लोग लेते हैं अपने शरीर में टेम्परेचर, उष्मा का प्रवाह हो रहा है ना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सिस्टम हम हो गए, हमारे चारों तरफ जो माध्यम वही सराउंडिंग हो गया, चारों तरफ परिवेश, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, हीट बोलेंगे। समझ जाएगा ना। और उष्मा को छटकर क्यू से सूचित किया जाता है, किसे करेंगे सूचित उष्मा को, छटकर क्यू से। आशा उष्मा समझ में आ गया होगा। अब देखो वर्क के बारे में तो जानबे करते हो, नहीं बताएंगे, वर्क बराबर बल में विस्थापन होती है। अब देखो साइन ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू, जरूरी बात है ये, साइन ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू। साइन ऑफ क्यू मतलब क्या होता है, उष्मा, डब्ल्यू मतलब क्या है, यहाँ क्यू क्या है,
उष्मा है, और W क्या है? वर्क। कार्य है। Q है उष्मा और W है कार्य। दोनों का कब प्लस लेगा कब माइनस लेगा, समझ जाएंगे ना। देखो, यदि कोई सिस्टम उष्मा का अवशोषण करेगा, ये सिस्टम है, इस सिस्टम क्या करेगा? उष्मा का अवशोषण। मतलब बुझते हो, उष्मा सोखेगा, उसको उष्मा चाहिए, देना पड़ेगा उष्मा। यदि कोई सिस्टम उष्मा का क्या करेगा? अवशोषण करता है, तो उस कंडीशन में Q का मान क्या होगा? Q का मान उस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। Q का मान क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और जब कोई सिस्टम क्या करेगा? उष्मा उत्सर्जित करेगा। उष्मा क्या करेगा? ये उत्सर्जित। ऐसे होता है, स्पेलिंग देख लेना, उत्सर्जित करता है, तो इसका पॉजिटिव है, जिसका क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तुमको देंगे ना तो खूब खुश रहेगा तो प्लस में, और लेंगे तो दुखी रहेगा तो माइनस में, समझ जाएगा ना। सिस्टम उष्मा क्या करेगा? अवशोषण करेगा तो पॉजिटिव, और उष्मा उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा? Q का साइन नेगेटिव होगा उस कंडीशन में, याद रखना है, याद, समझ जाएगा ना। अरे ले रहे हैं तो मेरे पास धन बढ़ ही रहा है ना, उष्मा ले रहा है तो इसलिए पॉजिटिव है, भगा रहे हो तो घट ही रहा है ना, तो नेगेटिव हो गया। सिंपल से ध्यान रखना तू। यदि सिस्टम पर कार्य होगा, सिस्टम पर क्या होगा? कार्य होगा। ये सिस्टम है, इस पर क्या होगा? सिस्टम पर कार्य होती है, सिस्टम पर कार्य होता है, तो W का चिन्ह क्या होगा? उस कंडीशन में पॉजिटिव होगा। और जब सिस्टम के द्वारा कार्य होता है, सिस्टम पर कार्य करेगा ना, इसको सेवा उवा करेगा तो खूब खुश करेगा, हम पॉजिटिव हैं। और कुछ दो, खाना पीना दे रहे हो, चाय पानी दे रहे हो, टांग हाथ जात रहे हो, कहेगा ठीक है कि पॉजिटिव होगा, W भी क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, ये जब बाहर निकला तो गुस्सा से लाल पेड़ होगा, ये भी का इसके अब इस सेवा तुमसे खूब करवाया ना, थोड़ा तुम भी कर दो, नहीं उसमें उत्सर्जित करेगा तो नेगेटिव हो गया साइन। और फिर ये सिस्टम के द्वारा कार्य होगा, सिस्टम खुद कार्य करेगा तो W का चिन्ह क्या होगा उस कंडीशन में? नेगेटिव। प्लस में ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, समझ में आ गया होगा। चलो अब पेज लाओ, अगला इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग अब। तो बहुत कुछ पढ़ लिया हो JK दिना में तो कल ये चालू की। अभी तो हिमालय बचाल है। बहुत समय। आज 45 में 10वें वाला बोल रहा था, अब नहीं पढ़े का है बोला, ऐसे हम चल गए। छोड़े न दो, हम तो कहते नहीं है ऊपर नहीं, क्या बोल रहा है? हम भी आराम करेंगे, कोई दिक्कत? हाँ तो कहेंगे 10 दिन शिवम को नाम छुट्टी दे देते हैं, कहिएगा 10 दिन बंद कर देते हैं, शिवम गया है उसके शोक में, हाँ 10 दिन बंद कर देते हैं। हम तो आराम में खोलते हैं, चलो इंटरनल। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी में काम करना पड़ता है, गांधी जी के लिए कुछ करना पड़ता है। इंटरनल एनर्जी नहीं, गांधी जी के लिए तब फिर जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गांधी जी का नाम रहेगा, समझ में आ गया ना। इंडिया गांधी जी के लिए मेनली बात क्या है तुम्हारा, पहले पैसा है तब इज्जत, बाद में हकीकत यही है, झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को, हैं? कोई दिक्कत? इसी बात हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, तुम्हारे अंदर का ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। दिखता है ऊर्जा, दिखता है, महसूस कर सकती हो उसे, फील कर सकती हो, नहीं है? कोई दो व्यक्ति है, कैसे चलेगा पता किसके पास ऊर्जा है? कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में खेत में कोई बेरोजगार कम है तो उससे करवा दोनों से, तो जितना कोई कर सको तो जो ज़्यादा करेगा, आप बोलेंगे आप समझ गया ना, तुम्हारे पास ज़्यादा ऊर्जा है। दो लड़ रहा होगा ना कभी, वो कहेगा हम बड़ी, तो हम बड़ी, कहना ठीक है हम बता देते हैं कौन बड़ी है। एक बार दिन में जाओ मेरे खेत में जाओ, वहाँ पर ये मकई है जो भी अपना है, थोड़ा सा वर्क करो, तो ज़्यादा समय तक करेगा वो विजेता घोषित होगा, तू जीतेगा, तुम्हारा नाम होगा गाँव में, नहीं कोई दिक्कत? नहीं तो जाओ फुलवारी में पता होगा सबको साफ करके आगे लगा देना, नहीं तो यहाँ साथ तक रोड को साफ कर देना, लोग को देना, कचरा उचरा लेटिंग सबको साफ कर देना, तो बुझ देंगे तुम्हारे पास एनर्जी, तुम तक तो बढ़िया हो, तुम्हारा नाम लेंगे हम।
तो दिक्कत 7 तक साफ है, 7 तक आदमी सा नाम लेगा ना। नहीं लेगा नाम, तब लोग कहता है नाम कमाने के लिए से समझा। थोड़ा सा 2 मिनट के रुकिए, ठहरिए, हम थोड़ा सा बात सुन लीजिए मेरा। आप कहते हैं ना बढ़िया है, तो कोई बात नहीं है, हम मानेंगे। आप दोनों आदमी साफ करिए, दोनों से काम करवाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो जितना आप साफ करिएगा उतना नाम आपका होगा। जब नाम ही कमाना है तो बहुत उपाय है नाम कमाने का। अगली बार से टक्कर ही नहीं देगा, कहेगा नहीं हम वही ठीक है जो है। समझना क्या ना। चलो, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, हैं? कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। देखो, किसी सिस्टम या पदार्थ में कुल संचित ऊर्जा को अंदर में जो रखेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? आंतरिक ऊर्जा। एनर्जी रखते हैं ना स्टोर करके के। आइंस्टीन क्या बताया है? ई बराबर क्या बताया था? mc²। मास और एनर्जी एक ही बात है। मास को तू कन्वर्ट कर सकते हो एनर्जी में, एनर्जी को। समझ में आ गया ना। तो वही भैया, किसी सिस्टम या पदार्थ में उसके अंदर जो कुल जमा किया हुआ ऊर्जा है ना, या संचित ऊर्जा है, उसी क्या कहते हो? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा कहते हो। और इसे हम लोग कैपिटल ई से सूचित करते हैं। समझ में आ गया ना। किसी सिस्टम या पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान मालूम नहीं किया जा सकता है। मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके अंदर कितना ऊर्जा है नहीं पता किया जा सकता है ना। जैसे मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर कितना ऊर्जा है नहीं पता किया जा सकता है। कितना ऊर्जा है ना, काम करा कर भी चल सकता है पता तुम्हारा कितना ऊर्जा, वैसे नहीं चलेगा पता। काम करेंगे तो खत्म हो गया ऊर्जा तुम्हारा। समझना क्या ना बात को। तो किसी सिस्टम के या पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान लगभग एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, ये सब मालूम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम या पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है, कंडीशन बोला है, उसमें कितना ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। लेकिन जब सिस्टम के या पदार्थ के अवस्था में होगा परिवर्तन, जिस स्टेट में था उस स्टेट से क्या किया, वो चेंज कर गया। लिक्विड होगा, सॉलिड, कुछ भी होगा, स्टेट अपना चेंज कर चुका है। जब ऐसा स्टेट उसका चेंज हो चुका है, तो आंतरिक ऊर्जा में कुछ परिवर्तन होगा ना, तो उस परिवर्तन की गणना कर सकते हो। बूढ़ा में कुछ एनर्जी, युवा अवस्था एनर्जी ज़्यादा है, बुढ़ा अवस्था एनर्जी क्या होगा? लो होगा। तो पहले जिस स्टेट में था तो स्टेट चेंज कर लिए हो, तब उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पास कितना ऊर्जा था। कोई दिक्कत? कहीं वही कहा है, किसी सिस्टम या पदार्थ के आंतरिक ऊर्जा का निरपेक्ष मान मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब सिस्टम या पदार्थ की अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा, अवस्था उसका चेंज कर जाएगा। वैसे भी कर 3 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है। जब कुछ आप मटेरियल तो लिया था, सॉलिड लिया था, गैस कुछ भी लिया होगा, जब उसका अवस्था क्या होगा, चेंज होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज, वो हम लोग पता कर सकते हैं। माना कि सिस्टम या पदार्थ का प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा, माना यह लिखने का मन नहीं करता है ना। माना कि सिस्टम या पदार्थ का प्रारंभ में कितना था आंतरिक ऊर्जा? E1 था आंतरिक ऊर्जा। अंतिम में आंतरिक ऊर्जा के शुरू में कितना मान लिया? मन नहीं पता था, मान लिया। अंतिम में जब चेंज हो गया तब कितना माने हैं? E2। शुरू में E1, बाद में E2, कितना चेंज हुआ? E2 माइनस E1, वही हो गया चेंज इन एनर्जी। समझ गया ना। डेल्टा ही पता कर लिए हम लोग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है। अवस्था चेंज हुआ है तो आंतरिक ऊर्जा एक प्रकार का अवस्था फलन हुआ, क्योंकि ये तभी पता कर सकते हो जब अवस्था चेंज होगा। जब अवस्था चेंज हुआ तो अवस्था फलन हो गया, सिंपल फंक्शन हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, किताब निकालो केमिस्ट्री का, रखो यहाँ निकाल करके। फर्स्ट यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम। देखो कुछ है साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊष्मा गतिकी के नहीं, ऊष्मा गतिकी के पहला नियम, प्रथम नियम। अभी रिएक्शन से पल्ला कहाँ पढ़ा है, भविष्य में रिएक्शन आएगा तो दिक्कत। केमिस्ट्री में रिएक्शन आता है ना, आएगा। टॉपिक खत्म होगा तो रिएक्शन से मुलाकात कराएंगे हम लोग। भरपेट रिएक्शन पढ़ना। अरे कहाँ तो बोल रहे हो? इसमें रिएक्शन से भागते थे। भागता था, अब डर भी लगता है। उसमें पढ़े नहीं।
रिएक्शन। यही तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उष्मागति की। ई कार्ड भी तो हो गया। हाँ ठीक है। हम लोग 10वां में बीजगणित विधि नहीं पढ़े सर। हैं बीजगणित विधि मतलब क्या बीजगणित विधि वो सर अथी सिद्ध कर अथी करने के लिए है? रिएक्शन हाँ बीजगणित विधि नहीं पढ़े। अब तो अनर्थ हो गया, अब क्या करेगा? अब अनर्थ हो गया। नहीं पढ़ा, शॉर्टकट पढ़ा है ना, तुक्का मेथड, वही तुक्का बीजगणित की लोग मैट्रिक वाला को हम बताए थे, आसान बहुत वो भी है, कुछ भी नहीं उसमें। तो ये सिस्टम है, एक तरफ ये क्या होगा, परिवेश हो गया। नहीं नहीं है बढ़िया फिगर। दूसरा किताब ला तो क्या लिखा है पता चलता है? तब फिर लिखा है। ये तो वही सब है जो हम बता दिए थे ना पहले, वही सब है। हाँ नहीं चलता है पता, आजकल तो सब चीज़ हर एक माल आ गया, हर एक माल छोड़ो ना। तो ये देखो निकाय है, ये द्रव्य है, मतलब मैटर है। द्रव्य मतलब बोलते हो ना, है ना, उष्मा के रूप में ऊर्जा क्या हो रही है इसमें बाहर, एक इसके तरफ ये क्या हो गया, परिवेश। थोड़ा सा किताब होता क्या है, रखने के बाद तुमको समझने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कार्य के बारे में यहाँ बोला है तो हम लोग जानते करते हैं कार्य क्या होती है। देख रहे हो ना, 12 का इंटीग्रेशन। केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन। हाँ तो तब मैथ कहीं नहीं छोड़ेगा, तू भागेगा तो नगदी धर लेगा, कहेगा देखो कोनो विषय में मैथ नहीं छूटता। हाँ तो तब काहे भाग छोड़ेगा। हल्लो तीनों विषय में खास हल्लो हल्लो हल्लो। शिशु को जहाँ पढ़ना है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम क्या होती है, सुनो ध्यान से। उष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार पहला लॉ, ऊर्जा को उष्मागतिकी का यानी कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ कहती है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल क्या किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। यही क्या हो गया, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। दूसरा नियम उष्मागतिकी का दूसरा नियम सुनो, यूनिवर्सल यानी कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत होती है। जैसे बताया अभी मैंने कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। तो वे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं, बदल जाते हैं। थोड़ा सा इसी प्रकार से, इसी थोड़ा सा और अच्छा से कहा है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, जब ऊर्जा नष्ट निर्माण नहीं होता है, मतलब ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा क्या होगी, नियत होगी, फिक्स्ड होगी, कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ये बात हो गया सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कहता है आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। हम लोग पढ़ चुके हो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, पढ़ा है ना। आइसोलेशन में दे दिया, सांसों जाएगा बाहर, गर्मी भी नहीं जाएगा बाहर, याद करो ठीक से। जी सर। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, क्वारंटाइन में कर दिया है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। ये 3 गो लॉ हुआ, इसे कहते हो थर्मोडायनामिक्स का लॉ। बेरोजगार बारिश समझ में आ गया ना। बेरोजगार बारिश, बेरोजगार है, बारिश बेरोजगार है। इसका देखो लिखने उखने नहीं है, टॉपिक क्लिक करके समझ में आएगा, सब समझ बाढ़ आएगा तो आदमी भी बेरोजगार हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखो, यहाँ से दिखता है इसमें सब दिखता है, पूरा कॉपी दिख रहा है। चलो ठीक से हाँ अब देखो यहाँ से लिखने का मन नहीं करता है। कष्ट हो गया लिखने। देखो अब जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, अरे इतना पढ़ा दिए हैं, तब कितना पढ़ेगा। और है तो कॉपी, एगो और है, इसका बड़का भाई है युवा से। तो कष्ट आज क्या तारीख है, आज 1/10। उष्मागतिकी के प्रथम नियम गणितीय व्यंजक जो भी पढ़ा था ना, क्या पढ़ा अभी, थर्मोडायनामिक्स का पढ़ा ना फर्स्ट लॉ, उसका कुछ क्या है गणितीय, कुछ हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, जो भी है जो कहते हो ना। तो माना कि किसी सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा प्रारंभ में कितना था, E1 था, अंदर वाला ऊर्जा। अब तो बुझता ना आंतरिक ऊर्जा क्या है, शुरू में कितना माना आंतरिक ऊर्जा, E1 कहा है। यदि सिस्टम Q उष्मा अवशोषित कर, सिस्टम क्या करेगा, शुरू में मान लिया सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा कितना है, E1 है, आंतरिक ऊर्जा E1 मान लिया। अब क्या करेंगे, सिस्टम Q उष्मा क्या करेगा, अवशोषित करेगा। अवशोषित करेगा तो कम होगा ना कुछ, कितना कम हुआ, तो W कम हुआ,
वर्क कितना हो गया डब्लू, उसमें संख्य लिया है 500 खा सकती तो कम उसमें। अरे खाने में भी लगता है मेहनत, लोग कहता है खाने में नहीं मेहनत, मुँह में नहीं देंगे और ना दांत को चबलाएंगे तो अंदर जाएगा, वो भी तो काम में हुआ एगो है, नहीं हुआ काम एगो। नींद लग रहा है तुमको, लग रहा है नींद कहाँ लग रहा है ना। तो सिस्टम क्यू उसमें क्या करेगा अवशोषित करेगा और डब्लू कार्य क्या करेगा संपादित करेगा। तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा क्या होगा, अंतिम आंतरिक ऊर्जा E2 होगा लास्ट में, क्योंकि शुरू में कितना था कुछ सोखा उखा काम उम के कुछ घटा होगा तो जो भी हुआ लास्ट में कितना ऊर्जा हो गया उसका E2 हो गया। E2 बराबर क्या होगा E1 ऊर्जा प्लस E1 तो शुरू में उसका ऊर्जा था। क्यू उसमें क्या कहता अवशोषित क्या था, वो भी एनर्जी फॉर्म हुआ प्लस डब्लू कार्य किया संपादित, उसमें ऊर्जा अलग खत्म होगा उसका। तो ई सब मिलकर किसके बराबर E2 बराबर चेंज इन उसमें कितना हो गया, इसको उधर पर जा करके E2 बराबर इतना हो गया। यही हुआ चेंज इन एनर्जी, ऊर्जा में परिवर्तन। समीकरण 1 उसमें गतिकी के प्रथम नियम में क्या हुआ, गणितीय व्यंजक यही है कि उष्मा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा का नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। नहीं तो काम करोगे तो एनर्जी तुम्हारे शरीर से बाहर होगा चला जाएगा, वायुमंडल में एनर्जी चला जाएगा। नहीं, इस प्रकार से हम लोग करते हैं काम। अब देखो आगे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी फर्स्ट लॉ पढ़ा, उसका गणितीय व्यंजक पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा बताओ, उसका क्या पढ़ेगा, उसका एप्लीकेशन पढ़ेगा इन आइसोथर्मल प्रोसेस में। उसका एप्लीकेशन देखो हम लोग, चलो लिख करके इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, कभी कभी करना चाहिए कुछ, सब चीज़ को होता नहीं होगा। एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ चमड़ा मोटा है थर्मोडायनेमिक्स। खाना का डोज कम कर दो, 10 दिन हमें पता चल जाएगा। हैं भूख लग जाता है, भूख लग जाता है, एक बार खाओ दिन में, एक बार खाओ, हाँ, हवा फिर पी वो करो, नहीं करना। हवा पी करके। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम है। पहला है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी प्रोसेस पढ़ा थे ना सब प्रकार का, पेज वाला वो बोला। पैर रखो उधर करके, तो इधर रख देते हो, लेफ्ट राइट ज़्यादा मत करो। अब देखो पहला कौन प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। हम लोग 3 प्रोसेस पढ़े हैं। पहला है ना आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। तो इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। चेंज इन टेम्परेचर क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज इन टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एनर्जी को बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट है, एनर्जी का चेंजिंग नहीं हुआ है ना। तो इस प्रोसेस में डेल्टा ई बराबर क्या होती है 0, वहाँ टी है ना, डेल्टा ई मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, क्योंकि टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है। ना लेगा ना देगा तो फिर एनर्जी कैसे चेंज होगा, काम करेगा तभी एनर्जी होगा, एनर्जी 0 हो गया। अब चलो इस अभी पढ़ा था इसका गणितीय रूप, अभी क्या पढ़ा था, डेल्टा ई बराबर पढ़ा ना, Q प्लस W। इसको क्या कह दो, समीकरण नंबर 1 कह दो। अब चलो कहाँ से, 1 से चलो, 1 में पुट करो, डेल्टा ई बराबर क्या पुट करेगा 0 बराबर क्या होगा Q प्लस W। इसीलिए Q बराबर यहाँ क्या निकलेगा माइनस W। इसका मतलब क्या होगा, अतः इस प्रोसेस में सिस्टम अभी माइनस पढ़ा था, तो इससे वो प्लस माइनस वाला पेज देखो, जब क्या होगा W क्या होगा नेगेटिव होगा, तो सिस्टम के द्वारा क्या होती है कार्य। इस प्रोसेस में अतः इस प्रोसेस में सिस्टम द्वारा अवशोषित उष्मा संपादित कार्य की क्या होती है बराबर होती है सिस्टम द्वारा अवशोषित उष्मा। सिस्टम द्वारा अवशोषित उष्मा, सिस्टम क्या करेगा उष्मा सोखेगा और वो उष्मा सब खर्चा हो जाएगा कार्य को करने में। इसीलिए कार्य क्या आया है नेगेटिव, क्यू क्या आया है पॉजिटिव आया है ना। वहाँ पर अभी देखा ना क्यू नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव निकला, नेगेटिव निकला। तो सिस्टम जितना उष्मा अवशोषित किया उतना उसका सब खर्चा किसमें हो गया कार्य करने में, जितना कमाया सब खर्चे हो गया। तो हुआ ना, जितना धन अर्जित किया सब खर्चे हो गया तुम्हारा, कुछ भी तुम्हारे पास शेष नहीं बचा है। बात बराबर है, जैसा था पहले वैसे हो नहीं। कितना क्लियर हुआ। अब देखो इन एडियाबेटिक प्रोसेस 2 नंबर में
इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुदोष्म प्रक्रम। इन एडियाबेटिक प्रोसेस, रुदोष्म प्रक्रम। इस प्रोसेस में अभी पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस में, है ना। अभी हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़े थे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से डेल क्यू डी क्यू बराबर 0 होगा, यानी कि इस प्रोसेस में क्यू बराबर क्या होगा बताओ, 0। क्यू बराबर 0 हो गया तो कहाँ से चलेगा, 1 से उठा पटको यहाँ पर क्यू को, तो डेल्टा ई बराबर क्या निकल गया, डब्ल्यू निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया, अतः इस प्रोसेस में सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सिस्टम पर संपादित कार्य के बराबर होता है। सिस्टम का जितना आंतरिक ऊर्जा चेंज होगा, डेल्टा क्या बताता है, आंतरिक ऊर्जा में चेंजिंग। पहले किसी और स्टेट में था, अब वो किसी और स्टेट में पहुंच चुका है, ऊर्जा चेंज होगा ना, उसी ऊर्जा का तो डेल्टा ई। तो जितना ऊर्जा चेंज हुआ, अतः इस प्रोसेस में सिस्टम के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, सिस्टम के जितना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हुआ वो सिस्टम पर संपादित कार्य क्या हो गया, बराबर सिस्टम पर कार्य किया गया हो गया, डब्ल्यू प्लस मैंने यहाँ पर, तो सिस्टम पर संपादित कार्य के बराबर ही हो गया। जितना ऊर्जा चेंजिंग हुआ ना डेल्टा ई, उतना सिस्टम पर कार्य के बराबर संपादित हो गया, जितना या मतलब साफ हो गया। ये बात हम लोग पढ़ लिए। पेज लो अगला, चलो यहाँ लिख देते हैं, नहीं तुम लोग का पेज थोड़ा सा बचा देते हैं, नहीं बचा लो। अब नेक्स्ट प्रोसेस है यहाँ से आइसोकोरिक प्रोसेस, 3 नंबर में। है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो अभी तो क्या पढ़ा, आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 नहीं था ना, वॉल्यूम यहाँ से कांस्टेंट होती है, यानी कि आइसोकोरिक इसमें कोई भी काम नहीं होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या पढ़ा, वॉल्यूम बराबर क्या होती है, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम 0 नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तुम वॉल्यूम घटाएगा बढ़ेगा तभी ना कोनो काम होगा, तुम वॉल्यूम घटा ही नहीं बढ़ा रहे हो, समझा गया ना। तो वर्क हो गया 0, और जब काम करना 0 हो गया, ना W0 मतलब ना सिस्टम कार्य किया और ना मतलब काम किया और ना तुमने पर किसी को काम करने दिया, 0 हो गया W बराबर। तो W बराबर 0 हो गया, कहाँ चलो 1 से यहाँ रखो W बराबर 0, तो डेल्टा ई बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ से Q निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, अतः इस प्रोसेस में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा ई क्या हो गया, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, वो सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्या होती है, बराबर होती है Q क्या आया है, प्लस। जब Q प्लस आएगा तो क्या होगा, यहाँ से देखो इसी पर है ना, थोड़ा सा जानकारी लेना, एग्जाम तो एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, ये सब समझ में गया ना, जानकारी के लिए रखो, बात खत्म है। कितना टॉपिक पढ़ेगा आज, बहुत आधा घंटा खत्म कर देगा क्या? आज लिख नहीं दे, आज लिखने का टॉपिक नहीं, लिखने वाला नहीं है टॉपिक, लिखने वाला होता तो अपने लिखते जरूर लिखते हैं। समझाने वाला है उतना, ना समझने वाला, खींचने वाला टॉपिक पकड़ाया है। नहीं बोले समझाने में पेट का पानी पछता हुई 3 चैप्टर में, जो 3 चैप्टर तुम पढ़ चुके हो। नहीं अब खींचने वाला, अब खींचना थोड़ा सा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाने वाला है, थोड़ा सा वो एनर्जी निकालता है शरीर के, जैसे अंदर से कहेगा बहुत खाए हो निकालो बाहर जाओ, इधर तो थोड़ा थोड़ा कह देंगे, उतना ही जानने के लिए है। इंथैल्पी अब खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तो तब नया काम तो लॉन्च करेंगे, तो क्या लेते हो, नया बम बना लिए, बना है पहले से। कॉपी नया लॉन्च हो जाएगा। हाँ नया लॉन्च होगा, खुशी मनाना, अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो 7वां चैप्टर इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था चैप्टर का ही नाम है। कोई दिक्कत, छोड़ देंगे क्या, कहेगा एक चैप्टर छोड़ देंगे, एक छोड़ दो। एसपीडी और बैटल वाला ना है चैप्टर जो बोले ऐसे। हाँ हाँ, वो बचल है, वो सब अभी वो सब आएगा ना, इक्विलिब्रियम आएगा, उसके बाद अम्ल क्षार बेस पढ़ाएंगे, उसके बाद वो सब आ जाएगा, नमा 8वां नमा वो सब आएगा, नमा 10वां चैप्टर आएगा। अब 12वां चैप्टर में तो पढ़ते हुए चैप्टर ना, तो इधर जो 6ठा के बाद जो 6 का चैप्टर है, 6, 5, 11, 5 रहते वही सब पढ़ेगा 5 चैप्टर में, सब बापूत आएगा। इंथैल्पी सुन लो, इंथैल्पी क्या होती है, एक वर्ड आया था इससे पहले, इंथैल्पी नहीं बोले थे, बताएंगे, आया है ना, जान लो। किसी सिस्टम या मैटर
में संचित वह उष्मा, सिस्टम है या पदार्थ है कोई मैटर है, उसमें उष्मा रहेगा ना, संचित उसके अंदर रहेगा ना, तो संचित वह उष्मा जो ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। बाद में उष्मा किस में चेंज हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हो, इंथैल्पी कहते हो। किसी सिस्टम या मैटर में संचित वह उष्मा जो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है उसे ही इंथैल्पी कहेंगे, और कुछ नहीं इंथैल्पी है ना। इसे संक्षेप में एच से सूचित करते हो। किससे करते हो, और याद करो हीट को भी करते हो एच से सूचित नहीं। इस प्रकार गणितीय रूप में इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एच बराबर क्या होगा यहाँ से, इंथैल्पी बराबर इंटरनल एनर्जी और प्लस हो जाएगा पी इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। मोमेंट बराबर पी और एम होता है ना, ये हो गया। यानी कि प्रेशर जितना दाब रहे हो, जितना उसका वॉल्यूम है, और प्लस एनर्जी, यही क्या होती है, हीट नहीं इंथैल्पी होती है ना। क्या पढ़ रहे हो, अभी हीट नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, समझ में आ गया ना। हीट से ही ये मतलब ये बना है, जितना रहेगा ना संचित उष्मा, वो संचित उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित ऊर्जा में बदल जाएगा। उष्मा था ना अंदर उसके पेट के अंदर में, किस बदल जाएगा, ऊर्जा में। लगा डायग्राम में ऊर्जा दिखाएगा ना, उसी को बोलेंगे इंथैल्पी, और वो इस गणितीय रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा, चलो ठीक है, तो पहले ही कह दिया। तो आंतरिक ऊर्जा ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, अवस्था फलन है ना, स्टेट फंक्शन है। इसीलिए इंथैल्पी भी क्या होगा, अवस्था फलन होगा, इंथैल्पी भी हाँ। अब उसी प्रकार से देखो, जैसे आगे हम लोग बात किए थे, इंथैल्पी का है ना, इंथैल्पी का निरपेक्ष मान मालूम नहीं कह सकता, एग्जैक्ट कितना वैल्यू हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, समझ जाएगा ना। लेकिन जब सिस्टम के अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाएगा, तब इंथैल्पी कितना चेंजिंग हुआ वो पता कर लेंगे हम लोग। जिसका आगे पढ़े थे ना भी, इंथैल्पी जितना चेंज होगा वो हम लोग क्या करेंगे, पता कर लेंगे। अब मान लो यहाँ से हटाओ इसको, माना कि स्थिर दाब पर किसी सिस्टम का इंथैल्पी, स्थिर दाब पर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, कौन चीज पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, स्थिर दाब पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, है ना। माना कि स्थिर दाब पर किसी सिस्टम का इंथैल्पी शुरू में कितना था, H1 था, समझ जाएगा ना। इंथैल्पी कितना था शुरू में, देखो हीट को लिखते हो ना H से, इसमें कहा है कहीं इंथैल्पी, देखो तो किताब में कहा है, इसको सिंबल थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, H ही है ना, ठीक है, कोई बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो हम उस समय लिखते थे कर्सिव में H, इसी ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा समझ में आया, हमको लगा थोड़ा सा टेढ़ के लिखा जाता है, ठीक है। तो माना कि स्थिर दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर शुरुआत में नहीं, प्रारंभ में इंथैल्पी कितना है, H1 है, और अंतिम में कितना हो गया इंथैल्पी, H2 हो गया। तो शुरू में H1 था तो एनर्जी कितना होगा, इंटरनल एनर्जी उसका E1, और P इंटू वेलोसिटी कितने होगा उसका, मीटर नंबर 1। जब H1 से कितने बदल गया, H2, E भी किसे हो जाएगा, E1 से कितना हो जाएगा, E2, अब P रहेगा तो वही, अब प्रेशर तो वही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, V2, मीटर नंबर कितना हो गया, 2 और 1 को करो माइनस आपस में, H2 माइनस क्या होगा यहाँ से, H1 बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1, अब प्लस P इंटू V2 माइनस क्या होगा यहाँ से, V1 हो गया। इसको लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी बराबर क्या निकल गया यहाँ से, डेल्टा E चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और प्लस P डेल्टा V चेंज इन वेलोसिटी। V क्या था यहाँ से, देखो V क्या था यहाँ से, सॉरी V वॉल्यूम, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, V क्या है यहाँ से, वेलोसिटी मुझसे निकल गया, अभी लिखिए जितना घर आ जाएगा। V क्या है, वॉल्यूम है, देखो मेरा सूत्र समझ आ गया ना। तो ये कुछ इस प्रकार हम लोग पढ़ लिए कि चेंज इन इंथैल्पी कितना होगा, डेल्टा H बराबर, तो डेल्टा E प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा V। नहीं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ये लग रहा है इसको, वही लग रहा है। चलो सब आदमी सो लेते हैं, फिर से पढ़ेंगे तो कौन तो सोने के लिए चला गया। अरे पढ़ा लिखे बाद में होगा, नींद एक बार आ जाएगा, दोबारा बड़ा प्रेम से आता है, मुश्किल से आता है, कोई दिक्कत है। शरीर को सुख देगा तो एगो कामो होगा, जिंदगी भर सुख होगा, नहीं अभी कष्ट देगा जिंदगी भर, तब तो दिखते होगा तब है। पवन जो कहेगा वही करेंगे, बोलो पढ़ाई कि छोड़ दें, केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ लिए, फिजिक्स कम पढ़े हो, नहीं
फिजिक्स में धैर्य गैस की टेंशन मत लो, आधा यानी कि बैटिंग कर चुके हम लोग, आधा ही बचा हुआ है। अरे एक और केमिस्ट्री है। हाँ एक और है, इससे नहीं पूरा है। ओ, इधर को निकाला दम तोड़ के धर देगा। नहीं इंटर लोग बुझते हैं फर्स्ट इज द रेस्ट, ये आराम आराम से मुर्गा भात खाएगा और प्रभु का गुण गाएगा। आज मैट्रिक वाला नहीं ना आएगा, पता नहीं, हम बोल देंगे हमको खबर मिला था नहीं पढ़ाने के लिए। मैसेज कर दीजिए ना, आज पढ़ना है करा। हाँ नहीं चलो ठीक है पढ़ा देंगे। आ जाएगा। आएगा तो कुछ ज्ञान 2-4 मिनट दे ही देंगे ना। नहीं झोला जब लेके आएगा तो कुछ दे ही देंगे। आता है, कल ने आया था। उसके बाढ़ आ गया ऐसे घर पे तो ऐसे उसके एक प्रॉब्लम होती है। नहीं इस बार देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, बाद में आया तो पकड़ के रहा, वो भी 2 महीना अपना मस्ती किया। नहीं अरे बाढ़ का मस्ती के समय है ना, कोरोना काल में लोग घर के अंदर गया तो वो घर से बाहर निकला, तो उसका दोष नहीं है ना। हैं लोग घर के अंदर है तो बाढ़ होता है, चलो थोड़ा घूम फिर लेते हैं, खेत खेलने देखने, लोग देखने के लिए नहीं आता है। पानी उनी किसान ने पटाया होगा, दे देते हैं खेत में, कितने पटाएंगे, कोरोना काल है ना। प्रकृति भी हम लोग का साथ देता है। इन दिन भगवान भी पकड़ कर दिए कारा से 4 दिन, सोचा अब बहुत पानी हो गया है ना, अब 2-4 दिन रोक कर देते हैं, फिर से दे रहे हैं कारा से। अब फिर चलाएगा। कोई दिक्कत? अरे खपड़िया में गया कि नहीं गया, नहीं फट रहा है, ले लो बगल से, कटिया है बगल से काट दो। फाड़ी तो हाथ से खींचेगा आज बस फट उसे। जाएगा। इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगला टॉपिक है। और या इसी को कहते हो हीट ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन। सुनो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक प्रतिक्रिया होगा तो उष्मा मुक्त होती है या उष्मा ग्रहण होगा, यस सर। या तो उस रिएक्शन को करने के लिए उष्मा देना पड़ेगा, या उस रिएक्शन होगा तो उष्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो उसे ही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। उष्मा वो जो बाहर निकला ना, या जो उष्मा देना पड़ा उसे क्या कहेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यदि प्रतिक्रिया उष्मा छेपी है, मतलब रिएक्शन के दौरान उष्मा क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, तब इंथैल्पी जो होती है ना, इंथैल्पी का चिन्ह क्या होगा वहाँ, तब नेगेटिव होगा। प्रतिक्रिया कैसी उसमें छेपी है, रिएक्शन दौरान उष्मा क्या होती है, बाहर निकल रही है, तब इंथैल्पी क्या होगा उस कंडीशन में, नेगेटिव होती है। और यदि उसके विपरीत प्रतिक्रिया क्या होगा, उष्मा शोषी होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन करने के लिए उसको अलग उष्मा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उस कंडीशन में इंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उल्टा ही होगा, सिंपल सी बात है। ये तब हो गया इसका साइन, चिन्ह मतलब साइन, ये क्या हो गया इसका साइन चिन्ह, समझना गया ना, ये बात होती है। टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये कितने प्रकार का होता है। पवन देव, देवों के अवतार, सृष्टि के अवतारी पुरुष नहीं अंग्रेजी खराब है। अरे तो खत्म बहुत जल्दी हो जाएगा चैप्टर, 2 दिन में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम चैप्टर, खत्म हो गया। घीच घाच के रख दिए। नहीं लिखना कम पड़ता है इसीलिए, नहीं तो दम फसाड़ देता है। टाइप्स ऑफ टेमने घास का घर एक भागा 80 है, 40 है, 40 80 20 मिनट है, पता है रगड़ कर 20 मिनट में 2 पेज घिंचाएगा। आस्ती आस्ती पढ़ा रहे हैं इंथैल्पी इसलिए ऑफ और ज्यादा बढ़ रहा है। अरे आराम से काम करेगा ना तो बड़ा जल्दी होता है, और लोग सोचेगा ना फास्ट में तो और गड़बड़ा जाएगा। हाँ नहीं, टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हर बार पहला है, भी किधरों से किधरों चल रहा हम लोग आराम से पढ़े, नहीं पढ़े। इंथैल्पी ऑफ कंबसन, कंबसन यू है लिखा हुआ, दहन का इंथैल्पी, मतलब ये चैप्टर थोड़ा सा अलग टाइप नहीं बजाता है, कभी नहीं पढ़ा होगा। हैं? इंथैल्पी नाम है सुने हैं। अब समझ गया ना क्या है इंथैल्पी, बस जानकारी ले लो कान मास। इस अभी सुनो, आज क्लास खत्म होने के बाद निकाल देना, कोई दिक्कत है। फिर जब जरूर पड़ेगा। और जरूरी क्या पड़ेगा कंपटीशन जनरेशन, हमें तो हमको भी देखने पड़ा, तुमको क्या पड़ेगा, बात तो कोई काम का नहीं है।
इंथैल्पी ऑफ कंबशन, दहन का इंथैल्पी देखो, दहन की इंथैल्पी क्या होती है समझ जाएगा ना। इसीलिए कह देते हैं जरूरी है नहीं जरूरी, याद कर लो, जरूरी कह देते हैं मतलब जरूरी है, उसको तुमको पढ़ना ही है। जैसे हंस का पढ़ो ग्रुप पढ़ो, और जो नहीं कहते सो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फिजिक्स रॉकेट उड़ाया था एगो सुबह में इसलिए दिमाग में रॉकेट उड़ गया था उसका उड़ गया था। कुछ नहीं। नहीं समझे। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता। वो टॉपिक ही वैसा है, जिस समय हमें पहले समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ रहा है वो क्या है, समझ जाएगा ना। उसके लिए तुमको बहुत चीज़ पढ़ना पड़ेगा अभी, तब समझ में आएगा। 12th में पढ़ लेगा थोड़ा सा खास, तब बुझेगा अच्छा ये बात था। उसमें बहुत चीज़ चैप्टर इंक्लूड है, 4-5 चैप्टर उसमें घुसा हुआ है, वो कैसे पढ़ना पड़ेगा है नहीं। में था उस समझ में था। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, कई चैप्टर था उसमें है। लॉगे नहीं जानते। पवन पढ़ा था कुछ वैसे। लॉग क्या होता है बताओ, एलओजी लॉग, समझ में आ गया ना। किसी पदार्थ के एक मोल के, कोई पदार्थ लो, कितना पदार्थ लो, 1 मोल पदार्थ लो। अरे दहन है ना, जलाना है। किसी पदार्थ के 1 मोल को जलाओ, कोई पदार्थ ले लो, कितना पदार्थ लेना है, 1 मोल लेना है, उसको क्या करना है, जलाना है। जलाने के फलस्वरूप उसमें क्या होगा, मुक्त होगा। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, दहन का इंथैल्पी। समझ में गया ना। जैसे मीथेन लो, दर्द कार्य में क्या लेना, मीथेन गैस लेना। मीथेन गैस का 1 मोल लिया और उसको हवा में पूर्णतः जलाएंगे, 100% जला उसको कंबशन करेंगे हवा में, तो 87.8 किलो जूल ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। 1 मोल लिया मीथेन गैस, बेरोजगार ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जल बन गया और 87.8 किलो जूल ऊष्मा क्या होगी, मुक्त होगी। इसको रिएक्शन को करोगे बैलेंस तो करके नहीं बताएंगे, तो मैट्रिक फर्टिलाइजर किए हो तुमको पता होगा। यहाँ लगा देंगे 2, यहाँ लगा देंगे 2, पता होगा कैसे होती है बैलेंस। रिएक्शन हो गया बैलेंस, समझ में आ गया ना। तो ये रिएक्शन हुआ, इसे यहाँ पर इस रिएक्शन को किया, तो रिएक्शन कराने के बाद ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। नहीं समझ में आ गया ना, ऊष्मा मुक्त होगी तो ऊष्मा छेपी इंथैल्पी, जब ऊष्मा छेपी होती है ऊष्मा बाहर निकलती है तो इंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। जब इंथैल्पी नेगेटिव होगी तो इंथैल्पी बताओ यहाँ से क्या होगा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन यहाँ से क्या होगा बताओ, -87.8 किलो जूल पर मोल। इतना पर मोल दर से क्या होगी, बाहर निकलेगी इंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर होगी कंसेप्ट, बहुत हो गया याद, छोड़ दें अब पढ़ाएंगे। हेलो घंटा पढ़ाते हैं और 1 घंटा, क्या हम ही को पढ़ना, तुम ही पढ़ना से पढ़ो, क्या दिक्कत इसमें है। आज पढ़ो कल पढ़ो, जितना जल्दी पढ़ लेगा जान छुट्टी हो जाएगा ना, उसमें जल्दी भाग। कोई दिक्कत। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, अभी कितना पढ़ाएंगे पता है तुमको, यहाँ तक हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। कल हेस बाबू कल पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। हेस साहब का नियम जो भी है बेरोजगार लोग देखेंगे। उदासीनीकरण की उदासीनीकरण की ऊष्मा क्या होती है, अलाय वलाय पढ़ रहे टॉपिक नहीं। 1 मोल अम्ल को, हाँ तो कट गया कोई दिक्कत नहीं। 1 मोल क्या करो, अम्ल, 1 मोल अम्ल, 1 मोल अम्ल को 1 मोल क्षार द्वारा उदासीन, तुमको पता है एसिड बेस एक दूसरे क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं ना, नहीं कर देंगे हैं। तो एसिड बेस एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, जैसे प्लस में चार एक दूसरे कैंसिल कर, उसी प्रकार से एसिड बेस क्या करते हैं, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो 1 मोल अम्ल को 1 मोल क्षार द्वारा न्यूट्रलाइज करने पर, उदासीन करने पर जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। जैसे 1 मोल ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 मोल क्या ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 1 मोल क्या ले लो, अरे 1 लिखल है ना, 1 मोल हुआ वो, 1 मोल ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे नमकाम्ल भी कहते हो। तो इसको क्या करेंगे, एक दूसरे क्या करेगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये रिएक्शन होने के बाद 57.1 किलो जूल ऊष्मा क्या होती है, मुक्त होगी। तो बोलो क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम करेगा किसे रिएक्शन,
क्लोरीन से कर लेगा, बन जाएगा ना। और उसके बाद क्या होने लगा, हाइड्रोजन इससे कर लेगा तो जल बन जाएगा। और इसमें जो है 57.1 किलो जूल उसमें क्या होगी, मुक्त होगी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यहाँ से हो गया, क्योंकि यहाँ उसमें मुक्त हुआ है ना, तो साइन क्या इसका होगा, नेगेटिव होगा। ये हो गया -57.1 किलो जूल, क्योंकि एकक मोल दोनों लिया था ना, तो उतना पर मोल की दर से क्या हो रही है, उसमें बाहर निकल रही है रिएक्शन के दौरान। इसी को कहते हो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की। समझ जाएगा ना, जो लिखा है वही वाला बात। अगला चलो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नहीं इंथैल्पी ऑफ, कोई दिक्कत, पेज क्या पे लगाया था, 5 को लगाया था, सोचा होगा 8 को लगाया था हैं। अच्छा तुम लोग ले लेना, किसका पेज लगले है तो क्या दिक्कत है, पन्ना दे देना उतना। गठन की इंथैल्पी का है सर, आज नहीं आज बोला क्लास तुम लोग का बंद रहेगा, कौन? यही लोग कह रहा था शिवम गया शोक मनाएगा तुम लोग आज, बर्थडे मनाएगा, बर्थडे में केक को काटो आराम से। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गठन की इंथैल्पी, तो किसी पदार्थ के एक मोल के गठन के फलस्वरूप, गठन का मतलब होता है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कुछ नया चीज़ बनेगा, नहीं कुछ क्या होगा, नया चीज़ बनेगा। तो किसी पदार्थ के एक मोल के गठन के फलस्वरूप जो उष्मा मुक्त हो या उष्मा अवशोषित होगी, कोई नया चीज़ बनाओगे तो उष्मा देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, एक बार या दो या तो लो। तो ऐसा करने पर इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो बनाने में उसमें खर्चा हुआ। जैसे एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, 1 मोल हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, 1 मोल हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया 1 मोल क्लोरीन से कराने पर, 1 मोल क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है और 92.07 किलो जूल उष्मा क्या होती है, मुक्त होती है। हाफ लगा दो रिएक्शन करने के लिए, तो बहुत नॉलेज है तुमको, पता ही है ना ये बात। हाफ ने लगाना है ना, तो 2 भी लगा सकते, 1 कर सकते हो इस प्रकार से भी। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया, प्लस है ना, उष्मा निकला है ना रिएक्शन दौरान से, तो -92.07 किलो जूल पर क्या होगा, मोल, क्योंकि एकक मोल दोनों पदार्थ लिया था ना, इस दर से होती है। तो ये कुछ दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाया है ना, तो बोलेंगे ये क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। इतना जब कष्ट किया, थोड़ा सा कष्ट और कर ही लो मेरा भी इच्छा पूरा हो जाएगा। नहीं, हम अपना तो बाहर उतार रहे हैं, अपना मोटर तुम्हारे कपार फेंक रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ क्या करेंगे हम लोग, अब सॉल्यूशन, नहीं विलियन का इंथैल्पी। पवन का मन पढ़ने कौन, अब कुछ सीखो पवन कुमार से, नहीं पवन देव पुरुषों अवतार। देखो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का इंथैल्पी क्या होती है, मानक ताप पर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और स्टैंडर्ड प्रेशर पर किसी विलायक, पता है ना विलियन विलायक, पता ही थे कि किसी विलायक में विलय को घोलने पर विलियन के निर्माण के फलस्वरूप जो उसमें क्या होगा, मुक्त होगा या उसमें क्या होगा, अवशोषित होगा, उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ से 1 मोल जल में 1 मोल ले लिया H2O, हाँ इस क्या करेंगे, 1 मोल जल में 1 मोल मिलाएंगे पोटेशियम क्लोराइड, 1 मोल वाटर में क्या करना है, 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को ऐड करना है। और दोनों जब घुलेगा, जब दोनों क्या होगा, विलयन मिलेगा, नहीं दोनों जब विलयन मिलेगा तो मिलने के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, यहाँ से सॉल्यूशन बनेगा ना, क्या बन जाएगा। इस रिएक्शन को कराने के लिए 18.6 किलो जूल उष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। इतना उष्मा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यहाँ से इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो हम बोल देंगे इतना देना पड़ा तो उष्मा का अवशोषण हो गया, नहीं अवशोषण होगा तो ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 18.6 किलो जूल पर मोल। अब चलो आज का नेक्स्ट प्रोग्राम, नहीं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन 5वां नंबर में, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन गलन, गलन की इंथैल्पी, फ्यूजन मतलब क्या होती है, गलन। नहीं देखो 1 मोल ठोस पदार्थ ले लो कोई भी, 1 मोल ठोस पदार्थ को द्रव में कन्वर्ट करना है, ठोस बोल सकते हो ना लिक्विड में, 1 मोल ठोस पदार्थ को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा ना, उष्मा देना पड़ेगा।
तो उसमें देना पड़ेगा, तो उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, मतलब गलना, नहीं कहते बल्ब फ्यूज कर गया, गल गया। तो वही हुआ, सॉलिड को केस में कन्वर्ट करना है लिक्विड में। कितना सॉलिड है, 1 मोल है, तो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड बदलने के लिए जितना उसमें देना पड़ेगा उसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ में गया ना। जैसे स्थिर ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर 1 मोल बर्फ ले लो, तो बर्फ लिया तो H2O लिखा हुआ है, आइस, आइस क्या लेना है, सॉलिड है ना, तो बर्फ को किस में बदलना है तुमको, लिक्विड। इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, H2O ये किस में बदल गया, सॉलिड लिक्विड में बदल गया। तो ई रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उष्मा को ऐड करना पड़ेगा, तो 6 किलो जूल उसमें देना पड़ेगा, नहीं तो 6 किलो जूल उसमें, 6 किलो जूल उसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देना पड़ेगा, तो उसमें क्या हो गया, अवशोषण। उष्मा का अवशोषण होगा तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, +6 किलो जूल पर मोल। आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जनता जनार्दन में कुछ कम